हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। आप सभी का मेरे चैनल पर फिर से एक बार स्वागत है। हाँ दोस्तों, तो हम लोग जो सीख रहे थे अभी तक कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखे, उसी का ये लेक्चर सीरीज़ का पांचवा भाग है दोस्तों। तो आपको पिछले लेक्चर में मैंने, हाँ तो पिछले लेक्चर, यदि आप ये पहली बार देख रहे हैं तो पिछले लेक्चर्स देख रहे कृपया, ताकि आपको सारा का सारा इसके पहले क्या क्या पढ़ाया गया है उसका सारा नॉलेज आपको मिल जाए, और फिर उसके बाद में इसको देखिए तो ज़्यादा फायदा होगा। ओके। तो एर्गॉन तक के तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमने देख लिए थे पिछले वीडियो सीरीज लेक्चर सीरीज में। एर्गॉन तक के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमने देख लिए थे, और मैंने ये भी बताया था कि उसके बाद में एक्सेप्शन आता है। इट्स नॉट एन एक्सेप्शन, बट फिर भी मैंने ऐसा बताया था कि एक एक्सेप्शन की तरह आप अगर नौसीखिए हो, अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने वाले फील्ड में पहली बार आ रहे हो, तो इट्स बेसिकली क्या कहना चाहिए उसे कि एक प्रकार का एक्सेप्शन समान फील होता है, जो दो इट्स नॉट ए एक्सेप्शन। तो अभी तक के मैंने आपको क्या बताया था कि सबसे पहले 1s ऑर्बिटल फील होती है, फिर 2s ऑर्बिटल फील होती है, फिर 2p ऑर्बिटल फील होती है, फिर 3s ऑर्बिटल फील होती है, फिर 3p ऑर्बिटल फील होती है। तो आर्गॉन तक के 3p तक हमने सब कुछ फिलअप कर दिया था, बराबर है? हाँ बराबर है सर। अब आर्गॉन में 3p तक के यदि सब कुछ हमने फिलअप कर दिया है, तो अब इसी सीक्वेंस से अगर हम चले, सपोज कि जैसे यहाँ तक तो यूजुअल सीक्वेंस फॉलो हो रहा है ना। यूजुअल सीक्वेंस मतलब क्या, पहले 1s आएगी भाई, फिर 2s आएगी भाई, फिर 2p आएगी भाई, फिर 3p आएगी, 3s आएगी भाई, फिर 3s के बाद में 3p आएगी भाई, ऐसा है ना। फिर 3p के बाद में यूजुअल सीक्वेंस में गए तो क्या आना चाहिए, 3d आना चाहिए। फिर उसके बाद में क्या आना चाहिए, SPD रहता है, फिर उसके बाद में 4s आना चाहिए, है कि नहीं। फिर उसके बाद में 4p आना चाहिए, फिर उसके बाद में 4d आना चाहिए, फिर उसके बाद में 4f आना चाहिए, फिर उसके बाद में 5s आना चाहिए, फिर उसके बाद में 5p आना चाहिए, फिर उसके बाद में 5d आना चाहिए, और उसके बाद में 5f आना चाहिए, फिर 6s आना चाहिए। यदि हम ओरिजिनल सीक्वेंस को ही फॉलो करते रहे तो हमारा एनर्जी का ऑर्डर कुछ इस प्रकार से आना चाहिए, है कि नहीं, बताइए। सबसे पहले ये भरना चाहिए, फिर ये भरना चाहिए, फिर ये हायर एलिमेंट्स पे पहुंचते जाएंगे, तो ये ऐसा सीक्वेंस फॉलो होना चाहिए। लेकिन लेकिन ये पाया गया है कि यहाँ से लेके तो यहाँ तक के ये सीक्वेंस फॉलो ना होते हुए सिर्फ यहाँ से लेके यहाँ तक के ही एनर्जी का ये सीक्वेंस होता है। अब आपको अबाउस प्रिंसिपल पे लेके चलूंगा। अबाउस प्रिंसिपल क्या कहता है कि पहले जिस ऑर्बिटल की एनर्जी लो होती है वो पहले भरी जाती है, और फिर जिसकी एनर्जी हाई होती है वो ऑर्बिटल बाद में भरी जाती है। यही कहता है ना अबाउस प्रिंसिपल। तो मैं ऐसा कह रहा हूँ यहाँ पे, ध्यान से सुनिएगा। अबव प्रिंसिपल में जो ऑर्डर है इलेक्ट्रॉन भरने का, वही सेम ऑर्डर यहाँ तक के यहाँ तक के 3s और 3p तक के यूजुअल जो जो ऑर्डर में एटॉमिक ऑर्बिटल्स होती है, उसी ऑर्डर में एनर्जी भी होती है 3p तक। इसीलिए कोई एक्सेप्शन नहीं आता। अब जैसे ही आर्गॉन एलिमेंट क्रॉस होता है, आर्गॉन के बाद में जैसे ही पोटेशियम यानी कि के यानी कि एटॉमिक नंबर 19 आता है, तो आप देखिए, आपने आर्गॉन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या लिखा था, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 और 3p6। यही तो था ना आर्गॉन का। हाँ बहुत बढ़िया। अब ये आर्गॉन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन था, तो यहाँ सीक्वेंस देखिए, ये इस ओरिजिनल सीक्वेंस के अकॉर्डिंग 3D भरना चाहिए था। बताइए, भरना चाहिए था या नहीं भरना चाहिए था? यस यस सर, बिल्कुल। इसके अकॉर्डिंग अगर मैं पोटेशियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसके अकॉर्डिंग लिखने की कोशिश करूँ, तो वो तो कुछ इस प्रकार से आना चाहिए, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, यहाँ तक एर्गॉन के समान। और फिर एक इलेक्ट्रॉन एडिशनल है, इसका Z=18 होता है और इसका 19 होता है। तो इसमें 19 इलेक्ट्रॉन्स आने के लिए 19 इलेक्ट्रॉन्स आने के लिए मुझे 3D पे जाना पड़ेगा और 3d1 लिखना पड़ेगा। लेकिन इन इन जनरल ये पाया गया है, इन जनरल नहीं बोल रहा हूं मैं, एक्चुअली ये पाया गया है कि दिस कॉन्फ़िगरेशन इज रॉन्ग। तो ये कॉन्फ़िगरेशन क्यों रॉन्ग है, इसका मैं अभी रीजन बताता हूं आपको। सब कुछ क्लियर हो जाएगा, बिल्कुल यहीं पे बने रहे और वीडियो को लास्ट तक देखें। तो ये देखिए, अबव प्रिंसिपल का फ्लो डायग्राम बना के दिखाता हूं आपको।
अब मैं उस प्रिंसिपल का फ्लो डायग्राम बना के दिखाता हूँ। अब उस प्रिंसिपल का फ्लो डायग्राम इस तरीके से होता है। पहले 1s, फिर ऐसा लिख दीजिए 2s, 2p लिख दीजिए, फिर 3s, 3p और 3d लिख दीजिए, फिर 4s, 4p, 4d और 4f लिख दीजिए, फिर 5s, फिर 5p, फिर 5d, फिर 5f लिख दीजिए, फिर 6s, फिर 6p, फिर 6d, फिर 6f लिख दीजिए। f के बाद में कोई ऑर्बिटल डिस्कवर नहीं हुई है, थेरेटिकली है, थेरेटिकली देयर इज जी ऑर्बिटल थेरेटिकली, बट एटॉमिक नंबर 120 भरते तक ये जी ऑर्बिटल का कभी काम नहीं आया आज तक। ओके, इसलिए ये एफ तक के ही रहता है। ओके, तो ये चार्ट बना लेने के बाद आपको क्या करना है बेसिकली कि ऐसी स्लैंट लाइंस मारनी है। ये फ्लो चार्ट का क्या क्या इसका क्या उपयोग है ये बताता हूँ मैं। ऐसी स्लैंट लाइंस मारनी, एक के नीचे एक लिखना है दोस्तों, तभी आपका सही होगा। वरना बहुत से बच्चे देखा है मैंने, एक के नीचे एक नहीं लिखते हैं सारे ऑर्बिटल्स को और फिर उनके इसमें गड़बड़ आती है। ओके, तो ये 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 और ये। ओके, अब अबवर्स प्रिंसिपल क्या कहता है देखना। ये जो स्लैंट लाइन के अकॉर्डिंग जो हमने यहाँ स्लैंट लाइन जो ड्रॉ की है ना, इसके अकॉर्डिंग ऑर्बिटल्स का ये होता है, एनर्जी लेवल होता है। अब सबसे पहली स्लैंट लाइन पे 1s है, तो 1s की एनर्जी किससे कम होगी, असेंडिंग ऑर्डर में लिख रहा हूँ, 2s से कम होगी। ठीक है, फिर 2s के बाद में दूसरी स्लैंट लाइन पे चले जाएंगे, ये वाली स्लैंट लाइन पे जाएंगे नंबर 3, तो 2p की एनर्जी उससे ज़्यादा होगी। फिर 3s की एनर्जी और उससे ज़्यादा होगी। फिर 3s के बाद 3p आ रहा है, देखिए फोर्थ स्लैंट लाइन, तो फिर 3p की एनर्जी उससे ज़्यादा होगी। फिर 3p के बाद में, अब यहाँ देखिए 3p के बाद में ये वाली स्लैंट लाइन को ऑब्जर्व कीजिए, ये वाली स्लैंट लाइन को ऑब्जर्व कीजिए, ये जो मैं डार्क कर रहा हूँ इसको। 3p के बाद में क्या आया है दोस्तों, 4s आया है, ना कि 3d। तो देखिए यहाँ तक के यूजुअल ऑर्डर फॉलो हुआ है एनर्जी लेवल का। 3p के बाद में 3d, ठीक है, सॉरी 3d आनी चाहिए थी, पर 3d ना आते हुए आपको के फ्लो चार्ट से हमें पता चल रहा है कि 4s आ रही है। फिर 4s से ज़्यादा एनर्जी होगी 3d की, फिर 3d से ज़्यादा एनर्जी होगी 4p की। मतलब जो ऑर्बिटल्स का ऑर्डर होता है वो यूजुअल ऑर्डर 3p तक के ही फॉलो होता है, उसके बाद में अबव प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग हमें भरना होता है। मतलब 3p के बाद में इलेक्ट्रॉन कहाँ जाने चाहिए बताइए, 3d में जाने चाहिए या 4s में जाने चाहिए। 3d में ना जाते हुए जाएंगे इलेक्ट्रॉन 4s में। ये बात आपको समझ में आ रही है? ठीक है, यह देखिए, ये देखिए मैं पूरा सीक्वेंस लिखते जा रहा हूँ। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे रैंडम ऑर्डर आ गया, अनयूजुअल ऑर्डर आ गया, यहाँ तक कि 3p तक के यूजुअल ऑर्डर फॉलो हुआ, और फिर जैसे ही 3p क्रॉस हुई तो 4s में इलेक्ट्रॉन जाने चाहिए, ना कि 3d में। ये आनी चाहिए थी हमारे अकॉर्डिंग यहाँ। 3d की एनर्जी 4s से कम होनी चाहिए थी, लेकिन 4s की एनर्जी 3d से कम होती है, क्योंकि अबव प्रिंसिपल के फ्लो चार्ट से हमें ये बात पता चलती है। समझ में आ रही है दोस्तों आपको बात? और मैं यहाँ जानबूझ के मेरे वीडियो लेक्चर्स में मैं डेफिनेशंस और ये सब चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि डेफिनेशन आपको किसी भी बुक से मिल जाएगी, मेरे वीडियो लेक्चर उसके लिए नहीं बने। ओके, अब अफबाउ प्रिंसिपल का मैं हिंदी में आपको बता देता हूँ, इंग्लिश में लंबी चौड़ी अंग्रेजी झाड़ने से बेहतर है मैं हिंदी में बता देता हूँ। अफबाउस प्रिंसिपल, अफबाउस प्रिंसिपल का कहना है जो ऑर्बिटल की एनर्जी कम होगी वो ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन
पहले भरे जाएंगे। ठीक है, ये देवनागरी में भी लिख दिया। अब देखिए, जो ऑर्बिटल की एनर्जी कम होगी उस जो वो ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन पहले भरे जाएंगे। ज्यादा ज्यादा एनर्जी वाली में बाद में भरे जाएंगे, बाद में भरो। सीधा सीधा प्रिंसिपल है, यही इंग्लिश में लिखा रहता है बुक्स में। ठीक है, बच्चे कंफ्यूज होते रहते हैं कि ये क्या है क्या है। ये देखिए, ये है इसका, इन शॉर्ट यही सार है इसका, गॉस प्रिंसिपल का। डेफिनेशन तो रटना बहुत आसान है, आप रट लीजिएगा बुक में से, मैंने आपको यहाँ देवनागरी में सब बता दिया। ओके, अब अब आपको ये पता चल गया कि 4s की एनर्जी जो है 3d से कम होती है कि नहीं। आपने अभी तक क्या सीखा अबाव प्रिंसिपल में? 1s की एनर्जी कम होती है 2s से, 2s की एनर्जी 2p से कम होती है, 2s 3s की उससे ज़्यादा होती है, फिर 3s के बाद 3p की उससे ज़्यादा होती है, 3p के बाद में 3d आनी चाहिए थी, तो 3d ना आते हुए 4s आ जाती है, उसके बाद में 3d आती है। यही सीखा ना आपने, यही तो सीखा इन शॉर्ट। ठीक है, अब मैं इसी के अकॉर्डिंग आपको पोटेशियम का रॉन्ग कॉन्फ़िगरेशन और सही कॉन्फ़िगरेशन लिख के बताता हूँ। पोटेशियम का रॉन्ग कॉन्फ़िगरेशन कुछ इस प्रकार से होगा। ये हो गया पोटेशियम का रॉन्ग कॉन्फ़िगरेशन। क्यों रॉन्ग है? क्योंकि 3p के बाद हमने 3d भर दिए, जबकि यहाँ पे क्या आया है, 4s आया है। तो इसका मतलब करेक्ट कॉन्फ़िगरेशन, दिस इज रॉन्ग कॉन्फ़िगरेशन ऑफ पोटेशियम, दिस इज रॉन्ग कॉन्फ़िगरेशन। अब करेक्ट कॉन्फ़िगरेशन बता देता हूँ पोटेशियम का। ये देखिए, 2s2 2p6 3s2 3p6, 3d में ना जाते हुए 4s में जाएगा, यानी 4s1 ऐसा आएगा। अब देख गिन लीजिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये देखिए, 2 + 2 4 और 6 10 और 2 12 और 6 18, 18 और 1 19, यानी Z = 19 वाला है ये। तो 19 इलेक्ट्रॉन्स इसमें करेक्टली जो है फिलअप कर दिए गए। ये समझ में आ रही है बात आपको? अब इसमें जैसे 4s पहले भरी गई, तो मैं आपको अब बता देता हूं कि किसी भी रैंडम एलिमेंट का अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, अच्छा अभी ये पोटेशियम तो 19 था, एटॉमिक नंबर 19 था। कैल्शियम का आप अभी के अभी मुझे लिख के बताइए कमेंट सेक्शन में कि कैल्शियम Z = 20 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा। व्हाट विल बी द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कैल्शियम, ये मुझे बताओ। Z = 20 है तो 20 इलेक्ट्रॉन्स है, बहुत बढ़िया भाई साहब। अब 20 इलेक्ट्रॉन्स है तो 1s को देखेंगे। 1s से फिर से आपको शुरुआत से बता रहा हूँ ताकि आपको एकदम ये मन में बैठ जाए। अब ये देखिए, 1s में कितने जाने चाहिए? 1s की कैपेसिटी 2 की है तो 2 चले जाएंगे। फिर उसके बाद 2s आएगी, 2s की कैपेसिटी कितनी की है? 2 की है, चले गए 2 के 2, 2 और 2 4 हो गए, 2 + 2 लिख दिया मैंने 4। ठीक है, अब 2p में कितने चले जाएंगे बताइए? अभी भी हमारे पास 16 इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, 4 इलेक्ट्रॉन ही भरे हमने, 16 इलेक्ट्रॉन्स की कमी है। तो 16 में से 16 के 16 तो p में जा नहीं सकते, तो 6 ही जाएंगे, है कि नहीं? क्योंकि p की कैपेसिटी 6 की रहती है मैक्सिमम, तो 16 के 16 तो p में जाएंगे नहीं, तो 6 ही जाएंगे। फिर 3s आ जाएगी, थर्ड शेल लग गई, थर्ड शेल लग गई तो 2 इलेक्ट्रॉन इसमें चले गए, बहुत बढ़िया। फिर 2 और 2 4 और 6 10 और 2 12 हो गए, 12 हो गए। अब 12 हो गए तो हमें और 8 इलेक्ट्रॉन्स की कमी है कि नहीं है? तो इसमें देखिए कितने चले जाएंगे, इसमें 6 चले जाएंगे, 8 के 8 तो भर नहीं सकते। अब 3p के बाद में आनी चाहिए थी 3d, लेकिन अब्बाउ प्रिंसिपल ने अभी अभी बताया मैंने कि 4s की एनर्जी 3d से कम होती है। यूजुअल सीक्वेंस जो है 3p के बाद ब्रेक हो जाता है, यूजुअल सीक्वेंस ऑफ फिलिंग ऑफ ऑर्बिटल 3p के बाद में ब्रेक हो जाता है। तो 3p के बाद में भरनी चाहिए थी 3d कैल्शियम के केस में, और कॉन्फ़िगरेशन आना चाहिए था, क्या आना चाहिए था? 3d 2 आना चाहिए था। गिन लीजिए इलेक्ट्रॉन्स, 2 और 2 4 और 6 10 और 2 12, 12 और 6 18 और 2 20। ये देखिए, ये आना चाहिए था, एक्सपेक्टेड, दिस वाज एक्सपेक्टेड, बट according to Aufbau's principle this is wrong and this is correct.
विच वन इज करेक्ट? this the configuration given below is correct. This is correct. समझ में आ रही है बात आपको? तो ये कंसेप्ट आई होप आपको क्लियर हो गया है कि हाँ, अब यहाँ पे दो बातें आपको मैं बताना चाहूंगा कि किस तरीके से आपको दो चीजों में कंफ्यूजन हो सकता है। यहाँ पे टू कंफ्यूजन्स बच्चों में देखा है मैंने, बहुत बड़े बड़े ये दो कंफ्यूजन्स रहते हैं। सबसे पहला कंफ्यूजन तो यह है कि वो सोचते हैं कि अव्वव किसी साइंटिस्ट का नाम है। वो क्या सोचते हैं? अव्वव किसी साइंटिस्ट का नाम है और उस साइंटिस्ट के नाम पर ये प्रिंसिपल का नाम पड़ा है कि भाई अव्वव्स प्रिंसिपल, ऐसा वो बच्चे सोचते हैं। पर नहीं, अव्वव्स प्रिंसिपल इज नॉट नेम्ड आफ्टर अ साइंटिस्ट। अव्वव का मतलब जर्मन में होता है, अव्वव का मतलब जर्मन लैंग्वेज जो होती है जर्मनी की, जर्मन लैंग्वेज में अव्वव का मतलब होता है बिल्डिंग अप, BUILDING, बिल्डिंग अप। और ये बिल्डिंग अप नाम के जो शब्द है, इससे ये बिल्डिंग अप नाम के शब्द से ही यह अव्वव का निर्माण हुआ है। जर्मन लैंग्वेज में बिल्डिंग अप का मतलब अव्वव होता है, अव्वव वर्ड होता है उसके लिए, बिल्डिंग अप के लिए। जैसे इंग्लिश में बिल्डिंग अप के लिए वर्ड बिल्डिंग अप है, हिंदी में क्या है? बनाना, ठीक है, बिल्ड अप करना, बनाना, ठीक है, रेखा चित्र बनाना, वो हिंदी शब्द हो गया। अब यहाँ पे जर्मन लैंग्वेज में अव्वव शब्द होता है उसके लिए, इसलिए इसे अव्वव्स प्रिंसिपल कहते हैं। अव्वव्स प्रिंसिपल, इसका मीनिंग क्या हुआ? बिल्डअप करने वाला प्रिंसिपल, ठीक है। हाँ, ये बात ध्यान में रखना है। और बच्चे क्या सोचते हैं कि अव्वव किसी साइंटिस्ट का नाम है, उसके नाम पर ये इसका ये प्रिंसिपल का नाम पड़ा। नहीं, बिल्कुल नहीं, किसी साइंटिस्ट के नाम पे नहीं हो। ओके, अब सेकंड कंफ्यूजन बच्चों में ये होता है कि मैंने देखा है कि जैसे 1s है, वो क्या करते हैं ऐसे अबाड़े गबाड़े सामान, कैसे भी, ये देखो ये 3s, फिर यहाँ पे 3p, ये फ्लो चार्ट बनाते समय कैसा भी, यानी ये देखिए यहाँ पे 4p डाल दिया, यहाँ 4d डाल दिया, यहाँ 4f डाल दिया, ये ने मतलब कैसे भी अबाड़े गबाड़े सामान ये देखिए ऐसा बना रहे हैं। अब इसमें बनाएंगे तो स्लैंट लाइन, नेचुरली स्लैंट लाइन जो है उनकी सही पोजीशन पे नहीं आएगी। तो इसको, ये वाली प्रॉब्लम को कैसे रिजॉल्व करना है? आप थोड़ा भी आगे पीछे अगर ड्रॉ कर दोगे तो गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है। इसको इस तरीके से ड्रॉ कीजिए, 1s के नीचे बराबर 2s और उसके बाद में 2p, ऐसा सिस्टमेटिक ड्रॉ करेंगे तो ही आपको समझ में आएगा। 3s 3p 3d, ठीक है, ऐसा सिस्टमेटिक ड्रॉ करना पड़ता है। ऐसा नहीं अबाड़े गबाड़े सामान कैसे भी आपने कर दिया और आपका हो जाएगा काम, ऐसा नहीं है। ये देखिए, ये एक के नीचे एक लाइन में आ रहे हैं, देख रहे हैं आप, ये एक कॉलम बन रही है, ये कॉलम बन रही है, ये कॉलम बन रही है, ये कॉलम बन रही है। ओके, तो एक कॉलम में आ रहा है सब कुछ, जितनी भी चीजें हैं सब कुछ एक कॉलम में आ रही है, समझ रहे हैं आप? अब ये देखिए कॉलम में नीचे नीचे ये इस तरीके से ड्रॉ करना है आपको सिस्टमेटिकली। और एफ के बाद में जी ऑर्बिटल जो है उसकी डिस्कवरी ही नहीं हुई है दोस्तों, उसका सिर्फ ऑन पेपर पीएचडी करने वाले जो साइंटिस्ट है उन्होंने ऑन पेपर उसका स्ट्रक्चर बताया है जी ऑर्बिटल का। लेकिन जी ऑर्बिटल अभी तक के, ये देखिए ना, 8p तक के सारे एलिमेंट खत्म हो जाते हैं, 8d तक जाने की भी जरूरत नहीं पड़ती। तो अब देखिए, ये हो गया इस तरीके से। आपको स्ट्रैंड लाइन कुछ इस तरीके से बनानी है। ये एक कॉलम को एक के नीचे एक अगर आप बनाते हैं तो स्ट्रैंड लाइन आपकी सही जगह पर आएगी। यदि आप एक के नीचे एक नहीं लिखते हैं तो आपकी जो स्लैंट लाइंस है वो सही जगह पे नहीं आएगी और आपका ऑर्डर एनर्जी का गड़बड़ हो जाएगा। ये भी एक बहुत बड़ा कन्फ्यूजन मैंने बच्चों में देखा है, इसलिए मैंने बताना यहाँ पे मुनासिब समझा और सही समझा। ये देखिए, ये तो अब आपको एनर्जी ऑर्बिटल का एनर्जी डायग्राम अगर मैं बोलूँ कि क्या है, असेंडिंग ऑर्डर में ऑर्बिटल्स को एनर्जी के अकॉर्डिंग अरेंज कीजिए बोला, तो आप इस तरीके से अरेंज कर देंगे उसको। उसमें क्या है, 1s के बाद 2s, फिर 2s के बाद 2p, इस ऑर्डर में भरे जाएंगे इलेक्ट्रॉन्स, है कि नहीं। 3s 2p के बाद 3s, 3s के बाद 3p, 3p के बाद 3d, 3d के बाद 4s, 4s के बाद 4p, 4s के बाद 3p के बाद 3d आनी चाहिए थी, सॉरी,
3p के बाद में 3d आनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ देखिए ये स्लैंट लाइन पर क्या है 4s है, तो 4s आ जाएगी। 4s के बाद में उसके बाद वाली स्लैंट लाइन पे मूव ऑन कर जाएंगे तो 3d है कि नहीं। तो इस तरीके से फिर 3d के बाद में 4p, फिर 5s, फिर 4d, फिर तो एक अभी ये यहाँ पे ऐसे गंदगी फैलाने से अच्छा है, यहाँ पे बताने से अच्छा है मैं आपको एक रैंडम एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख के यहाँ बता देता हूँ, ठीक है। तो आपको समझो बोल दिया लॉरेंशियम, एटॉमिक नंबर दे दिया सपोज, और उसका या फिर आपको बोल दिया कि राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ हैफनियम, क्या बोल दिया है हैफनियम, राइट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ हैफनियम, और उसका Z दे रखा है, उसका सिंबल क्या है HF है, और उसका Z क्या दे रखा है बताइए 72, ओके 72 होता है हैफनियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो है वो दे रखा है हमें, और इसे हमें बोला है कि इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख के बताइए। तो हम शुरुआत करते हैं। अब आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एट रैंडम कोई भी एलिमेंट का कैसे लिखते हैं वो मैं बताने वाला हूँ। एट रैंडम कोई भी एलिमेंट इन द वर्ल्ड, किसी भी एलिमेंट का लिख पाओगे आप, ये गारंटी ले लो मेरे से, ठीक है। तो हैफनियम का मैंने लिख दिया, इसमें 72 इलेक्ट्रॉन्स है क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर दे रखा है 72, इसका मतलब इसमें 72 इलेक्ट्रॉन्स है। इसमें कोई डाउट है क्या भैया? नहीं भाई साहब, इसमें कोई डाउट नहीं है, 72 इलेक्ट्रॉन है हैफनियम में। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो कितने इलेक्ट्रॉन्स टोटल आने चाहिए? 72 आने चाहिए, सही है 72 इलेक्ट्रॉन्स आने चाहिए। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, सबसे पहले जैसे ही मैंने देखा कि इतना बड़ा एलिमेंट है रे भैया, 72 इलेक्ट्रॉन है इसमें, 72 इलेक्ट्रॉन वाला एलिमेंट है, जैसे ही मैंने देखा मेरे दिमाग में क्या ब्लिंक हुआ कि मैं अफबाउस डायग्राम ड्रॉ कर लूंगा तुरंत, ठीक है। ये फ्लो चार्ट में ड्रॉ कर लूंगा। ये फ्लो चार्ट मेरे दिमाग में आ गया। अब आपको कुछ भी नहीं करना है, देखिए ट्रिक्स, देखिए ट्रिक, ठीक है। ओके, तो अभी यहाँ पे आपको ट्रिक लगा देनी है अपनी। ये स्लैंट लाइन, ये स्लैंट लाइन, ये स्लैंट लाइन डाल दी, 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 और यहाँ पे मैंने ये देखिए, आपको कुछ नहीं करना है, इतना बड़ा एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने बोला है तो डरने की कोई जरूरत नहीं है। देखिए आप क्या कर दीजिए, 1s लिख दीजिए, उसके बाद सेकंड स्लैंट लाइन पे चले गए 2s, थर्ड स्लैंट लाइन पे चले गए 2p और 3s, फोर्थ स्लैंट लाइन पे चले गए 3p, और उसी स्लैंट लाइन पे फिर है 4s, फिर फिफ्थ स्लैंट लाइन पे चले गए तो 3d, स्लैंट लाइन मतलब तिरछी लकीर, ठीक है, 3d हो गया। फिर तिरछी लकीर पे और क्या दिख रहा है, 3d के साथ में 4p दिख रहा है, उसके बाद में 5s दिख रहा है मुझे, उसके बाद में 4d दिख रहा है मुझे, और उसके बाद में 5p दिख रहा है मुझे, और उसके बाद में 6s दिख रहा है मुझे। इतना लिख के छोड़ दीजिए अभी, ठीक है। अब 72 इलेक्ट्रॉन्स मुझे फिलअप करने हैं, तो यहाँ पे 2 चले जाएंगे, चले गए 2, बचे 70, यहाँ पे और 2 चले गए, बचे 68, 68 बच गए, 68 बच गए। अब 6 यहाँ चले गए, बताइए कितने होंगे? 6 और 4 10 और 2 12 हो गए, ये सॉरी 10 हो गए, 6 और 4 10, मतलब 62 और बचे हैं। 62 में से 2 गए 60, 60 में से और 6 गए 54, 54 में से और 2 गए 52, 52 में से और 10 गए 42, 42 और यहाँ पे 6 चले गए, ठीक है। 42 में से 6 गए और कितने बचे? 36, 36 में से 2 गए, कितने बचे? 36 में से 2 गए, मुझे जैसे ही पता चला मैंने बोल दिया कि 30 बचे, और ये 10, ठीक है, और ये 10 और बताइए 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 आगे 5p आएगा क्या? यहाँ से लेके यहाँ तक इलेक्ट्रॉन गिन लीजिए पहले, कितने होंगे? 2 + 2 4, 4 और 6 10 और 2 12 और 6 12 और 6 हो जाएंगे 18 और 2 20 और 10 30 और 6 36 और 2 38 और 10
38 और 10 कितने हुए बेटा? 48। 48 और 6, 48 और 6 हो गए तो 54। 54 और 2, 54 और 2 कितने हुए? 54 और 2 56। मतलब इसके आगे भी सीक्वेंस लिखने की जरूरत है कि नहीं है? 6x के बाद में क्या दिख रहा है आपको? ये वाली स्लैंट लाइन पे जाना पड़ेगा, ये वाली स्लैंट लाइन पे। ठीक है, तो ये वाली स्लैंट लाइन में मुझे 4f दिख रहा है, 5d दिख रहा है और 6p दिख रहा है उसके बाद में। ओके, तो यहां तक के कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए थे? 2 और 2 4 और 6 10 और 2 12 और 6 कितने हो गए? 18 और 2। हाँ, तो ये यहाँ पे यहाँ से लेके यहाँ तक कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए आपने देख लिया है कि नहीं? अब उसी के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे 14 भर देने पड़ेंगे। ठीक है, 14 भर देने के बाद में 14 भर देने के बाद में 14 भर देने के बाद में आपके पास आएगी 5d। आएगी कि नहीं आएगी दोस्तों? आएगी, 5d आएगी। अब यहाँ पे यहाँ से लेके यहाँ तक यदि आप गिनेंगे इलेक्ट्रॉन्स को तो आपको पता चलेगा कि 70 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से लेके यहाँ तक कंप्लीट हो गए हैं। और यहाँ से लेके यहाँ तक अगर 70 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हो गए तो यहाँ पे 2 चले जाने चाहिए, तो 72 हो गए। अब 6p का कोई रोल नहीं, 6p का कोई रोल नहीं। तो हैफनियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया फिर बताइए मुझे? ये जो लिखा है ना ये हो गया। अब आप इलेक्ट्रॉन्स गिन सकते हैं, 72 आएंगे। 2 और 2 4 और 6 10 और 2 12, 12 और 6 18 और 2 20 और 10 30 और 6 36 और 2 38 और 10 48 और 6 54 और 2 56 और 2 56 और 2 58 58 और 10 68 और 4 72। देखिए 72 इलेक्ट्रॉन्स हो गए कि नहीं हो गए? तो हैफनियम का लिख दिया ना आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। कोई बहुत बड़ा तोप काम था क्या? नहीं था, कोई बहुत बड़ा काम नहीं था। अब इसी को आपको सीक्वेंस में लिखना होता है एग्जाम में। जैसे आपका यूजुअल सीक्वेंस क्या होता है? 1s 2s 2p 3s 3p। 3p के बाद में यहाँ 4s क्यों भरा मैंने? 4s इसलिए भरा क्योंकि उसकी एनर्जी कम थी अबव प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग। लेकिन आप जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसी भी एलिमेंट का लिखते हैं एग्जाम में तो आपका एक्सपेक्टेड इस तरीके से लिखना होता है, ना कि ऊपर जो दिया है उस तरीके से। इंक्रीजिंग ऑर्बिटल एनर्जी के सीक्वेंस में लिखना अच्छा नहीं दिखता, इसलिए ये वाला सीक्वेंस बताया जाता है। ये देखिए 3s के बाद 3p, 3p के बाद में 3d लिखना चाहिए बोलेंगे, मतलब 3d लिख देंगे हम। 3d लिख देंगे। क्यों 3d लिख देंगे? क्योंकि 4s की एनर्जी भले ही कम है लेकिन सीक्वेंस तो ये है ना भैया, तो सीक्वेंस में ओरिजिनल सीक्वेंस में उसको अरेंज कर देना ये आपके लिए रिक्वायरमेंट है। ठीक है, आप समझ गए होंगे कि ये देखिए सीक्वेंस, ये देखिए ये एनर्जी के अकॉर्डिंग नहीं लिख रहा हूं मैं, सीक्वेंस के अकॉर्डिंग लिख रहा हूं। ठीक है, 4f14, फिर 4f14 के बाद में आएगा 5s2, फिर आएगा 5p6, फिर 5p के बाद में आएगा 5d 5d2 और फिर आएगा 6s2। तो आपको ये बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो ये आपको इस सीक्वेंस में अरेंज कर देना एक्सपेक्टेड है एग्जामिनेशन में। ठीक है, और अब और कुछ भी नहीं है एक्सपेक्टेड, बस ऐसा है। ये हो गया आपका लंबा चौड़ा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हैफनियम का। अब तो कई बार आपने देखा होगा कि नोबल गैस के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग उसको लिख देते हैं, कुछ नहीं है उसमें। अब जैसे फॉर एग्जांपल नियॉन है, नियॉन का Z इज इक्वल टू 10 है, आपने इसको ऐसा लिखा हुआ देखा होगा कई बार। हीलियम, हीलियम के बाद में क्या है, क्या होता है? 1s2 2s2 2p6, 2p6 हो गया। हाँ यही है, इतना ही है। ठीक है, तो आपने कभी कभी ऐसा लिखा हुआ देखा होगा, ऐसा लिखा हुआ देखा होगा, तो कुछ नहीं है। 1s2 हीलियम का कॉन्फ़िगरेशन होता है, इसलिए नोबल गैस का लिख दो। नोबल गैस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के बाद में आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख दो। ठीक है, इतना एज इजी एज दैट, इतना आसान है। ठीक है, कुछ भी नहीं है उसमें। अब मैं और एक एलिमेंट लेके यहाँ पे बता देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल यदि आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बोल दिया थोरियम का, लिखिए थोरियम, थोरियम TH, इसका Z इज इक्वल टू दिया हुआ है सपोज। ठीक है, Z इज इक्वल टू दिया हुआ है 90, Z इज इक्वल टू दिया हुआ है 90। थोरियम का आपको लिखने बोल दिया, ओके। Z इज इक्वल टू 90 दिया हुआ है, हमारे पास ये सब डाटा है। ओके भाई, अब मेरे को तो पता है कि ये मैं लिख दूंगा पहले।
ओके, तो मैं स्लैंट लाइंस भी बनानी शुरू कर दूंगा। z इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है 92, z इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है 92, z इज इक्वल टू 92, 92 दिया हुआ है, नहीं 90 दिया हुआ है, z इज इक्वल टू 90 दिया है, थोरियम बोला था ना मैंने th, z इज इक्वल टू 90 दिया हुआ है। ओके, तो मैंने क्या किया, मैंने पहले आंख मूंद के ये जो सीक्वेंस यहाँ पे दिख रहा है आपको, यहाँ पे ये सीक्वेंस जो है स्लैंट लाइन 1, स्लैंट लाइन 2, तिरछी लाइन तीसरी, तिरछी लाइन चौथी, तिरछी लाइन पांचवी के अकॉर्डिंग मैं इसको अरेंज कर दूंगा पहले ऑर्बिटल्स को एनर्जी के अकॉर्डिंग। ठीक है, मुझे कुछ नहीं करना, मुझे बस ये इस तरीके से। ओके, ये मैंने अरेंज कर दिया। अब 90 इलेक्ट्रॉन्स फिलअप करने हैं, तो 2 चले गए, 2 चले गए, 4 86 बचे, तो 2 और 2 4 हो गए, 4 और 6 10 हो गए, 10 और 2 12 हो गया, 12 और 6, 12 और 6 कितना होता है 18, 18 और 2 22, 22 और 10 32, 32 और 6, 32 और 6 38, 38 और 2, 38 और 2 40, 40 और 10 50, 50 और 6 56, 56 और 2, 56 और 2 कितना होता है 56 और 2 हो जाता है 58, 58 और 14, 58 और 14 50, 58 में 10 मिलाओगे 68 और 4 72, 72, 72 के बाद में 10 82, 82 के बाद में ये 6 88, 88 और ये 2, 88 और 2 90, 6d और 6s, 6f का कोई काम नहीं पड़ा। तो हो गया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, आपके आंखों के सामने लिखा हुआ है, ये देखिए ना, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपकी आंखों के सामने लिखा हुआ है। अब मैं इधर का थोड़ा मिटा देता हूं पोर्शन, ठीक है, इधर का थोड़ा पोर्शन मिटा देता हूं। इधर का पोर्शन मिटा के आपको यहाँ पे इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फिर से मैं लिख के दिखा देता हूँ कि ओरिजिनल सीक्वेंस में एग्जामिनर क्या एक्सपेक्ट करता है आपसे, वो वाला इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में यहाँ पे लिख के आपको बता देता हूँ एग्जामिनेशन में क्या एक्सपेक्टेड है। और खासकर बीएससी में ये ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ मॉलिब्डेनम, राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ थोरियम, तो आपको अब रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन अभी आपको पूछे जाते हैं अब। ठीक है, तो ये देखिए, ओके ओके, तो देखिए ये जो लिखा हुआ है ना यहाँ पे इतना मालपानी, इसको मैं, ये जो लिखा हुआ है उसी को मैं यहाँ पे अब सीक्वेंस में लगा के लिख देता हूँ। तो क्या होगा सीक्वेंस के अकॉर्डिंग 1s2, बहुत बढ़िया भाई साहब, फिर 2s2, बहुत बढ़िया भाई साहब, फिर 2p6, बहुत बढ़िया भाई साहब, फिर 3s2, बहुत बढ़िया भाई साहब, फिर 3p6, बहुत बढ़िया भाई साहब, फिर 4s2, बहुत बढ़िया भाई साहब, फिर नहीं 4s2 नहीं, सॉरी, अरे यार मैं गड़बड़ कर देता हूँ। ये देखो 3p के बाद में 3d आनी चाहिए ना, 3p के बाद में 3d आनी चाहिए, तो 3d 10 लिख दिया, फिर 4s 2 लिख दिया, फिर 4p 6 लिख दिया, फिर 4d 10 लिख दिया, फिर 4d 10 लिखने के बाद में आप देख रहे हो 4f 14 है, 4f 14 है, उसके बाद में लिख दिया मैंने f के बाद में 5s आ जाता है, तो 5s2 लिख दिया, फिर 5p 6 लिख दिया, फिर 5p के बाद में 5d आती है तो 5d 10 लिख दिया, बहुत बढ़िया, फिर 5p के बाद में 5f आती है तो 5f 2 लिख दिया, और फिर 5f के बाद में क्या आती है 6s, 5f के बाद में 6s आती है तो 6s 2 लिख दिया, और 6p 6 लिख दिया। ओके, तो हो गया ना आपका। ये देखिए गिन लीजिए अब इसमें, इसमें कितने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 16 ऑर्बिटल है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ऑर्बिटल। तो वह ये हो गया ना दोस्तों, आप समझ गए होंगे कि इस तरीके से आप बस सीक्वेंस में कर देना है इसको, ये जो लिखा हुआ है ना इसको आप ऐसा सीक्वेंस में लगा देंगे बस, और कुछ नहीं। ठीक है, इतना ही फर्क पड़ेगा। तो आपको ये बात समझ में आ गई होगी अब। ठीक है, तो अब आपको इसी तरीके से मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए बोल देता हूं। आपको अब समझो पॉजिटिव आयन का बोल दिया, आपको बोल दिया
Fr पॉजिटिव का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख के बताओ। राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ फ्रांसियम पॉजिटिव आयन, फ्रांसियम पॉजिटिव आयन। ठीक है, अब फ्रांसियम पॉजिटिव आयन तो आपको सबसे पहले Z इज इक्वल टू क्या होता है फ्रांसियम का वो पता होना चाहिए। तो Z इज इक्वल टू फ्रांसियम का होता है 87, फ्रांसियम का Z इज इक्वल टू होता है 87। अब फ्रांसियम का यदि Z इज इक्वल टू 87 होता है तो इसमें फ्रांसियम पॉजिटिव आयन बोला है। फ्रांसियम पॉजिटिव आयन मतलब एक इलेक्ट्रॉन की कमी है तभी तो पॉजिटिव चार्ज आया है ना, मतलब 86 इलेक्ट्रॉन्स टू बी फील्ड है। अब तक के क्या होता था कि न्यूट्रल एटम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फिलअप कर रहे थे हम, इसलिए जितने Z होता था उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते थे। लेकिन अब यहाँ पे पॉजिटिव आयन आ गया, फ्रांसियम पॉजिटिव आयन, तो 86 इलेक्ट्रॉन होंगे ना कि 87। एक इलेक्ट्रॉन के लॉस से ही तो पॉजिटिव चार्ज आता है ना, इसलिए 86 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ओके, बहुत बढ़िया। अब जैसे ही मेरे को पता चला कि मुझे 86 इलेक्ट्रॉन भरने हैं और Fr पॉजिटिव का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन उस वजह से लिख के हो जाएगा, तो वैसे ही मैंने ये बनाना चालू कर दिया। ओके, बहुत बढ़िया। अब मैंने ये ऐसे स्लैंट लाइंस बनाई। ओके, अब मैंने ऑर्डर लिख दिया 1s 2s, उसके बाद 2p, उसके बाद 3s, फिर उसके बाद 3p, फिर इसके बाद में 3d आनी चाहिए थी, लेकिन स्लैंट लाइन पे क्या दिख रहा है हमें 4s दिख रहा है, तो 4s लिख दिया, फिर 3d लिख दिया, फिर 4p लिख दिया, फिर 5s लिख दिया, फिर उसके बाद वाली स्लैंट लाइन पे चले गए तो 4d लिख दिया, फिर 5p लिख दिया, बहुत बढ़िया, फिर 6x लिख दिया, फिर 4f लिख दिया, फिर 5d लिख दिया, फिर 6p लिख दिया, फिर 7s लिख दिया, फिर उसके बाद में 5f लिख दिया, फिर 6d लिख दिया, फिर 7p लिख दिया। यहाँ तक के सारे इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे दोस्तों। 86 इलेक्ट्रॉन फिलअप करने, 2 और 2 4 और 6 10 और 2 12 और 6 18 और 2 20 और 10, 20 और 10 कितना होता है 30, 30 और 6 36, 36 और 2 38, 38 और 10 48, 48 और 6 48 और 6 कितने होते हैं 54, 54 और 2 54 और 2 हो गए 54 और 2 हो गए कितने 56, 56 और 14, 56 और 14 कितने होते हैं 56 प्लस 10 हो जाएगा 66 और 4 70, 70 और 10 80, 80 और 6 86, 86 और ये 2, 86 और 2 कितने हो गए नहीं 86 सॉरी, हाँ हाँ 86 यहीं तक हो जाएंगे कवर अप से। 86 ही इलेक्ट्रॉन है ना, गिन लीजिए 2 और 2 4 और 6 10 और 2 12 और 6 18 और 2 20 और 10 30 और 6 36 और 2 38 और 10 48 और 6 54 और 2 56 और 10 66 66 और 14 मतलब 80 और 6 86, मतलब 6p तक के सारे इलेक्ट्रॉन खत्म हो गए, तो ये इधर के एक्स्ट्रा ऑर्बिटल्स की जरूरत नहीं पड़ी। तो फ्रांसियम पॉजिटिव आयन Fr पॉजिटिव आयन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये लिख दिया आपने यहाँ पे, ये इस तरीके से, यही तो होगा ना, और क्या होगा, यही तो होगा। समझ में आ रही है दोस्तों बात आपको? अब ये जो मैंने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इतना लंबा चौड़ा लिखा है, इसको आपको सीक्वेंस में अरेंज करना है। सबसे पहले ये लिखोगे 1s फिर 2s, यहाँ तक तो यूजुअल सीक्वेंस चलेगा। 3p के बाद में आप क्या लिखोगे, इसको पहले लिखोगे और फिर इसको बाद में लिखोगे, है कि नहीं? फिर सीक्वेंस में अरेंज कर देना है यूजुअल सीक्वेंस में 1s 2s 2p 3s 3p 3d 4s 4p 4d 4f वाले सीक्वेंस में, हमारा यूजुअल वाला ये अफबाउस वाला सीक्वेंस हो गया, तो उस सीक्वेंस में आपको लिखना एक्सपेक्टेड रहता है। समझ में आ रही है बात? अब ये आपको डर लगना ही बंद हो गया होगा, क्योंकि 120 एटॉमिक नंबर वाले भी एलिमेंट का अगर लिखने के लिए बोल दिया तो भी आपको कोई प्रॉब्लम ही नहीं जाएगी अब, है कि नहीं? हाँ, तो ये हो गया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस का
चैप्टर ओवर। ठीक है, तो यहाँ इतने ही लेक्चर सीरीज थी और इतना ही था इसमें। थैंक यू दोस्तों, और लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दे, इसी से हौसला अफजाई मिलती है मुझे। और लाइक सब्सक्राइब शेयर करें, और वीडियो को लाइक करके बेल आइकॉन का घंटा भी दबाएं। ओके, और लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें, क्योंकि बहुत मेहनत करके मैं बनाता हूँ इसीलिए। ओके, थैंक यू।